लेक्चर नंबर 42। टैक्स क्रेडिट फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स। स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स के लिए टैक्स क्रेडिट। भाई चूहा की तरह यार, टैक्स क्रेडिट फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, गलत बात। स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का क्या मतलब है? सारी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स के लिए या कुछ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स के लिए? पेज नंबर इसका किताब का है 73। इसको मैंने एक डायग्राम की फॉर्म में आपके सामने शो किया है, तो इंशाल्लाह वो डायग्राम अभी जो है वो कॉपी होकर आपके पास आ रही है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट से तो मेरा वैसे ही मशवरा होता है कि मोबाइल बेच के प्रिंटर ले लें, तो वो भी इसको प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट ना भी करें तो कोई मसला नहीं, सॉफ्ट में भी गुजारा चलेगा। तो टैक्स क्रेडिट फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इसमें ये सबसे पहले ये देखना है कि आपने क्या ऐसा ख़रीदा है जिस पे आपको टैक्स माफ़ होने लगा है। तो चीज़ें ख़रीदने को कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ये पॉइंट कौन सा है किताब के अंदर? एलिजिबल इन्वेस्टमेंट जहाँ लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3। तो शायद पॉइंट नंबर 3 किताब के अंदर जो आपको नजर, आप लोग ना रहने दें, मैं देखता हूँ। बस आप ना इतना किया करें कि आ जाया करें, ठीक है? वो बहुत बड़ा एहसान होगा। ये देखा देखा लग रही है, कुछ बातें याद आ रही हैं रात की। रात को ये जो बातें याद आई थी, ये बंदा देखा देखा, ये बातें याद हैं। ये न्यूमेरिकल पूरा हो गया था, ये टोटल गलत कराया था आखिर में जाके, और बोला भी नहीं था किसी ने। ये कौन सा वाला टोटल गलत कराया था? न्यूमेरिकल का फेस ये 2337 है। 2434 में से 56 माइनस करें 2337 आता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? कोई और टोटल था इसका। बहरहाल इससे क्या फ़र्क पड़ना था, इसमें 1400 माइनस करके टैक्स निकल आना था। तो ये वीडियो अब हम ऑफ करते हैं। ये कल रात को चली थी, लाइव चली थी। नहीं, मैं इलाके का नाम नहीं बताऊंगा, लाहौर से लाइव चली थी। और जी अपलोड हो जाएगी, आपको लाइव आना चाहिए था हमारे पास। तो मैं आपके घर तक और आपको अपने घर तक बुलाया था, तो ये तो नहीं क्या फिर आप एसी का क्या करना है यार? जो करवाने करवा ले, मैं पढ़ा बाद में लिया करूँगा। क्लासें अप्रैल से शुरू कर लेते हैं। अच्छा, अभी हम क्या पढ़ने लगे हैं बच्चों? एलिजिबल इन्वेस्टमेंट। तो ऑनलाइन वाले हजरात किताब से देखते रहे, नोट्स की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, लेकिन मैं इससे पढ़ाने लगा हूँ। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है कुछ, यानी कोई चीज़ें आप ख़रीदें तो लॉ मेकर खुश होगा। जैसे आप मरुंडा ख़रीदें, पापड़ ख़रीदें तो शायद वो इतना खुश ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर आप ख़रीदें तो ही विल बी हैप्पी। अब इनकी हम ज़ियारत करते हैं। इन्वेस्टमेंट मेड इन परचेज इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। आप मशीन ख़रीद लें, वो खुश होगा। आप बिल्डिंग ख़रीद लें तो भी वो आपको टैक्स माफ़ करेगा। आप इक्विपमेंट ख़रीद लें तो भी आपको टैक्स माफ़ करेगा। इसके बाद आप हार्डवेयर ख़रीद लें या सॉफ्टवेयर ख़रीद लें तो भी वो आपको टैक्स माफ़ करेगा। आप बताएं, यहाँ पे कहीं पापड़ मरुंडा बिरयानी आया? नहीं। तो आप बिज़नेस में याद कर लें, मशीन ख़रीदें, बिल्डिंग ख़रीदें, इक्विपमेंट ख़रीदें, सख्त वेयर ख़रीदें, नरम वेयर ख़रीदें, ये सारा ख़रीदने पर लॉ मेकर आपसे खुश होगा। एक्सेप्ट दो चीज़ें पर खुश नहीं होगा वो, दो चीज़ों पे खुश नहीं होगा। एक्सेप्ट सेल्फ क्रिएटेड सॉफ्टवेयर, जो आपने सॉफ्टवेयर खुद बनाया है। इसका मतलब है, थोड़ा सा पीछे होना, छुआ। ओके, बना बनाया सॉफ्टवेयर खरीदें तो वो खुश होगा, बना बनाया सॉफ्टवेयर खरीदें तो वो खुश होगा। लेकिन अगर आप इसको खुद बनाएं, बॉयज़ हाइब्रिड में ब्लू शर्ट मोबाइल इस्तेमाल करते हुए, अगर आप इसको खुद बनाएं तो फिर वो खुश नहीं होगा आपसे, बस उसकी जो भी वजह हो छोड़ें। एंड यूज्ड कैपिटल गुड्स, यूज्ड कैपिटल गुड्स से क्या मुराद है? बुक खुली हुई है ना, साथ लिख लें यूज्ड कैपिटल गुड्स जहां आ रहा है।
यूज्ड कैपिटल गुड्स, यूज्ड कैपिटल गुड्स से क्या मुराद है? सेकंड हैंड। कैपिटल गुड्स कौन सी होती है? मशीन कैपिटल गुड है ना, कई सालों का फायदा देती है। आपने एक्सपेंडिचर सुना हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। आप बता दें गवर्नमेंट किस किस काम, ये सफ़ा किताब में नहीं है ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये सफ़ा किताब में है ऑनलाइन वाले हजरात। किस किस चीज़ खरीदने पे गवर्नमेंट खुश होगी? न्यू मशीन, न्यू बिल्डिंग, न्यू इक्विपमेंट, न्यू हार्डवेयर, न्यू सॉफ्टवेयर। लेकिन बने बनाए सॉफ्टवेयर पे खुश होगी, खुद बनाने वाले पे खुश। और सेकंड हैंड बिल्डिंग खरीद लें, सेकंड हैंड हार्डवेयर खरीद लें, सेकंड हैंड इक्विपमेंट खरीद लें, तो भी आपको टैक्स माफ। तो सब में मेन बात क्या है? नहीं होना चाहिए। डन। तो पहला लफ्ज हमने क्या सीखा? न्यू। हाँ चपेड़। हाँ, पहला लफ्ज हमने क्या खरीदा? एलिजिबल इन्वेस्टमेंट। अब देखना यह है कि ये कौन खरीदे। अब देखना यह है कि ये कौन खरीदे। पहला लफ्ज था एलिजिबल इन्वेस्टमेंट, अब क्या मतलब है? एलिजिबल पर्सन। ये भी मेरे ख्याल से हमारी किताब में होगा कहीं। ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट 3, एलिजिबल पर्सन। एलिजिबल पर्सन से क्या मुराद है? ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में असल में फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। व्हाट इज ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग? इसकी बात करते हैं। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का भी मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। फिलहाल इसको समझ लें कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, यानी फैक्ट्री है। फैक्ट्री क्या करे? इंगेज्ड इन गेटिंग पीपल मैरिड, लोगों के रिश्ते कराएं, उसके लिए प्लांट खरीदें, हार्डवेयर खरीदें, इक्विपमेंट खरीदें? नहीं, क्या करें? इंगेज्ड इन, चीजें बनाएं, चीजें बनाएं, मटेरियल बनाएं। अच्छा भाई, ये जिंदगी का छोटा सा सफर है, तो जो बने हुए से बनाने वाले की तरफ पहुंच गया समझ लें वो कामयाब है, और जो बने हुए से बनाने वाले की तरफ नहीं पहुंचा वो मर गया, हमेशा हमेशा की नाकामी शुरू हो गई। तो बस ये छोटा सा सफ़र है ज़िंदगी का। एक बुज़ुर्ग आते थे इंडिया से, कहते होते थे बने वाले से बनाने वाले की तरफ पहुंच रहे हैं। बस किसी तरह ये लोगों को समझ आ गया तो बस समझ लो पास है वो। अच्छा, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और मटीरियल्स और पुटिंग द गुड्स और मटीरियल्स टू एनी प्रोसेस विच अच्छी खासी चेंजेस देयर, जो अच्छी खासी उनकी ओरिजिनल कंडीशन बदल दे चीजों की। तो दो काम करने हैं, या मैन्युफैक्चरिंग करनी है चीजों की, या पुटिंग गुड्स टू एनी प्रोसेस। कितने काम करने हैं? दो काम, या मैन्युफैक्चरिंग करनी है या पुटिंग गुड्स टू एनी प्रोसेस। चीजों को ऐसे प्रोसेस से गुजारना है कि उनकी क्या बदल जाए? हालत बदल जाए, जज्बात बदल जाएं, एहसासात बदल जाएं? नहीं, उनकी कंडीशन बदल जाए। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और मटेरियल्स और पुटिंग गुड्स और मटेरियल्स टू एनी प्रोसेस विच अच्छी खासी, सब्सटेंशियली का क्या मतलब होता है? अच्छी खासी, चेंजेस देयर ओरिजिनल कंडीशन। यानी थोड़ी देर पहले देखने में लोहा था, चमड़ा था, थोड़ी देर पहले देखने में लेदर थी, अब आंखें बंद करके खोली तो उड़ता हुआ जहाज था। इसी को जहाज कहते हैं। जहाज कभी देखे आपने? चलता हुआ नहीं, उड़ता हुआ। वो कह रहे उड़ ही रहा होता है हर वक्त। अच्छा, कौन सी गुड्स बनाएं? कौन सी गुड्स बनाएं? किसी भी किस्म की, किसी भी किस्म की गुड्स बनाएं। आप एसी बना लें, टॉयज बना लें, आप बोतलें बना लें, बिस्किट बना लें, आप टेबल बना लें, आप जो है वो शर्ट्स बना लें, जो मर्जी चीज़ बना लें। और वाज़े तौर पे एक चीज़ उसने और डाल दी कि जहाज़ बनाना, शिप बिल्डिंग भी इसमें शामिल है। ये उड़ने वाले नहीं है, तैरने वाले हैं, डूबने वाले नहीं, तैरने वाले, शिप बिल्डिंग। तो ये भी ये हमारी ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। किस चीज़ में इंगेज हुई है? मैन्युफैक्चरिंग में या शिप बिल्डिंग में।
टैक्स क्रेडिट आपको कब मिलेगा, टैक्स आपको क्यों कब माफ होगा, कितना अरसा माफ होगा? टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड इफ द बिजनेस इज इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेट कहां जाके करवाते होंगे आप लोग? कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 पुराना होता था, अब तो कंपनीज एक्ट 2017 है, तो वहां जाके अपने आप को आप इनकॉर्पोरेट करवाते होंगे। तो इफ अंडरटेकिंग इज, उतारो थोड़ी देर, मुझे गर्मी लग रही है देख के। अच्छा बीमार हो, पहन लो, जिप भी बंद करो। इफ अंडरटेकिंग इज इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन 30 जून 19 एंड 30 जून 24, अगर ये 30 जून 19 से 24 के दरमियान जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गई है। आज क्या तारीख है? 11 नवंबर 2024। अब अगर आज जाके आप किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को इनकॉर्पोरेट करवाते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये बेनिफिट महदूद मुद्दत के लिए था, ये बेनिफिट महदूद मुद्दत के लिए था, लेकिन ये नहीं कि मैं आपको पढ़ाऊं ना कि अब ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। ये बेनिफिट उन लोगों को मिलना था जिन्होंने 30 जून 24 तक, जब आप सीए की प्रैक्टिस में जाते हैं टैक्स की, तो पुराने लॉ के केसेस भी आते हैं, तो इसलिए उनको टैकल करने के लिए पुराना लॉ भी पता होना चाहिए। तो माना कि ये बेनिफिट आज इनकॉर्पोरेट कराने पे नहीं मिलेगा, लेकिन ये बेनिफिट हमें पता तो होना चाहिए ना। तो लेकिन आज मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करा लूं, आज मैं कहूं, मैं आंखें बंद करके मैं कहूं मैं जहाज बनाया करूंगा, मैं खुद जहाज बनाया करूंगा, लोगों मैं जहाज बनाया करूंगा, तो अब बनाओ, लॉ मेकर कहते हैं बनाओ, अब तो कुछ नहीं हो सकता। काश तुम थोड़ा और पहले दुनिया में आगे होते तो तुम्हें जहाज बनाने की मत 29 जून 24 को आ जाती, फिर कोई मसला नहीं था, हम तुम्हें टैक्स माफ करते। इफ द बिजनेस एंड अंडरटेकिंग से मुराद बिजनेस, इफ द बिजनेस इज इनकॉर्पोरेटेड, हमारी खुली कचहरी होनी है भाई इंशाल्लाह, मैंने आपको बताया था बुध को होगी। बॉयज़ के ग्रुप में अलग लिंक शेयर किया जाएगा और गर्ल्स के ग्रुप में अलग लिंक शेयर किया जाएगा, और टाइमिंग इंशाल्लाह आपको बता दी जाएगी। मे भी 8:30 7:30 से लेकर 9 बजे के दरमियान कोई भी टाइम होगा। उस खुली कचहरी के अंदर जो है वो मैं आऊँगा और आपसे कुछ चीज़ें पूछूंगा, तो टर्म टेस्ट से पहले, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपकी थ्योरी के अंदर क्या मसला आ रहा है। तो मीटिंग की हेडिंग होगी इंशाल्लाह खुली कचहरी। बजाय कि कचहरी के लफ्ज़ में गलती निकालता, बारों बारी फारग कर दिया। इफ अंडरटेकिंग इज इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन 30 जून 19 एंड 30 जून 24 and is not found by splitting up or reconstitution of undertaking already in, वो जो बाजियों वाले में बात की थी, वो इधर बाजे भी तो ये काम कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि 2-3 लोग मिलके कहें कि जी हमारी तो इनकॉर्पोरेट 2018 में हुई हुई है, तो हमें तो ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये बेनिफिट सिर्फ किनको अवेलेबल है? जो 30 जून 19 से 30 जून 24 के दरमियान अपने आप को रजिस्टर करवाएं, ये बेनिफिट सिर्फ उनको अवेलेबल है। तो कोई आके कह सकता है कि ये बेनिफिट हमें अवेलेबल, तो उन लोगों ने क्या 2 नंबरी की, उन लोगों ने 30 जून 2018 वाला जो बिजनेस बना हुआ था उसको 30 जून 21 में आके तोड़ दिया, और लोगों के सामने थोड़ी धींगा मुश्ती की, एक दूसरे के जो है वो बाल बुल खींचे, जूते खींच के जो है वो लड़ाइयाँ करके लोगों के सामने चले गए, हम कारोबार बंद कर रहे हैं। और 2 दिन बाद वही फैक्ट्री खुली हुई है, नाम बदल लिया, एम्प्लॉयज़ वही हैं, सामान वही है, बंदे वही हैं, सब कुछ वही हैं, वही हैं, तो सब कुछ उसी तरह है, लेकिन आपने लोगों को दिखाने के लिए अपना बिजनेस बंद किया और बंद करके दोबारा खोला। तो लॉ मेकर कहते हैं फिर बाहर आ जाओ, फिर आपको ये टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। एंड इट इज़ नॉट फाउंड बाय, बेटा पेपर तुम्हारे जो है वो मार्च में है और इतना पढ़ना शुरू कर दिया तुमने नवंबर से ही, यानी मैंने कल नोट किया बेटा 16 घंटे ऑफलाइन तुम कॉन्टिन्यूसली, 16 घंटे, लास्ट सीन फजर, उफ तोबा 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 बेटा, 5 बजे लास्ट सीन और शाम 5 बजे तक मैं देखती रही बेटा कि तुम ऑनलाइन आओ तो मैं तुम्हारे से बात करूं, लेकिन तुम तो माशाल्लाह बेटा, ये ऐसे मैंने जो ख्वाब देखा था मुझे लग रहा है वो पूरा हो जाना इंशाल्लाह। मुझे तुम्हारे बारे में ही ख्वाब आया था, मैं समझ रही थी बड़े बेटे के बारे में था, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि वो ख्वाब शायद तुम्हारे बारे में था। इतना बेटा माशाल्लाह, आई रियली अप्रिशिएट यू। मैं नहीं पढ़ी अपनी ज़िंदगी में कभी इतना जितना तुमने पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, इफ़ अंडरटेकिंग, बात को बढ़ाया ना करें, इफ़ अंडरटेकिंग इज इनकॉर्पोरेटेड, फिर बात बढ़ जाती है। इफ़ अंडरटेकिंग इज इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन 30 जून 19 एंड 30 जून 24, कितने लोगों को थोड़ा अफसोस हो रहा है कि ये वीकेंड भी ज़ाया हो गया, 1 2
अच्छा इनका ज़ाया नहीं हुआ। खड़े हो, खड़े हो। छोटे कल की पढ़िया सी न्यूमेरिकल, अच्छा परसों की पढ़िया सी। हाँ वुमेन एंटरप्राइज, इसको तो पता होगा, वुमेन एंटरप्राइज। चलो आओ इधर आओ, वुमेन एंटरप्राइज करीब हो ना, और नेड़े। कहते हैं मैंने वीकेंड ज़ाया नहीं किया, तो फिर यूटिलाइज किया। R1 आ ही नहीं रहा, इतना जोर लगा रहा है, पकड़ उसको, इधर खींच। वुमेन एंटरप्राइज बोल बोल। नहीं हो नहीं सकता। R1 किया था। दिखाओ रजिस्टर दिखाओ, बच्चा है मारे ना, रजिस्टर दिखाओ। बंदे यार, ये दोस्त है आपका, आप खड़े हो जाओ बस, अगले आधा घंटा आपने बैठना नहीं है, इधर हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। चलें जी हम लोग पढ़ते हैं। हाइब्रिड में सेकंड रो में बातें कर लें एक दफा, फिर हम सीए कराते हैं। If undertaking is incorporated between 3019 and 3024 and is not formed by splitting up or reconstitution of undertaking already in, I hope कि यहाँ तक आपको याद हो जाना चाहिए आज वाला भी। किसी किसी सबर पहले सीए करा लें। न्यू मशीन, न्यू बिल्डिंग, न्यू इक्विपमेंट, न्यू हार्डवेयर लफ्ज़ याद हो गए? एक्सेप्शंस याद हो गई? अच्छा, चीज़ें बनानी है या उनको ऐसे प्रोसेस से गुजारना है कि उनकी, यार वो नोट्स फोटोकॉपी हो रहे हैं तो कहाँ गया, विचरे गया है, या क्या बनाना है? ये उर्दू में नहीं बोलना घर में प्लीज, मैं नहीं जिम्मेदार हूँगा। अच्छा, क्रेडिट कब मिलेगा? अगर ये कब से कब तक इनकॉर्पोरेट हुई हो? 30/19 से लेके 30/2024 तक, और पहले से बने हुए बिजनेस को तोड़ के नहीं बनाना। जी कौन सवाल पूछ रहा था कोई? जी बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये गलत बात हुई तो एफबीआर को ईमेल कर दें आप। अच्छा जी नेक्स्ट, एक और कंपनी को भी ये बेनिफिट अवेलेबल है। वो क्या बेनिफिट अवेलेबल है? ऑब्वियसली भाई, इफ यू सजेस्ट एनी चेंज इन लॉ यू कैन सजेस्ट। कोई ऐसी कंपनी जो 30 जून 23 तक अपने आप को रजिस्टर करवा ले और वो बनाए प्लांट। पिछले पॉइंट और इस पॉइंट में ये फर्क है, तीनों क्लासों में इकट्ठे बंदे भेजो, बल्कि तीनों क्लासों में समीउल्लाह भेजो किसी तरह। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, इकट्ठे तीनों क्लासों में बंदे बांटना शुरू करें, इस तरह टाइम नहीं जाया होगा। तीनों क्लासों में इकट्ठे बंदे जाएं। अच्छा, इसमें ना मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स था, इसमें है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट। गुड्स असल में वो चीज़ होती हैं जैसे टॉयज हैं, एसी है, ये है, वो है। प्लांट असल में वो चीज़ है जिनसे चीज़ें बननी है। क्लियर हो गया? चलो बांट दो भाई, दूसरी दोनों क्लासों में इकट्ठे बांटवाने थे ना, ये तो छिती जाओ। H2O भी देने, Cl थोड़ा सा। जी हाइब्रिड में बहुत कम लोगों ने पानी पिया है। ओके आगे चलें जी। अब मोहतरम सवाल ये है कि अगर कोई इदारा ऐसा है जो सेटअप हो 30 जून 2023 तक और इंगेज हो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट में, या इंगेज हो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन में, या इंगेज हो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट में, एंड आइटम्स विद डेडिकेटेड यूज। असल में जो प्लांट है ना, ये एक आइटम है विद डेडिकेटेड यूज। प्लांट के मल्टीपल यूज नहीं होते, यानी प्लांट से अगर आपने पेंट करना है तो वो पेंट के तौर पे यूज होगा। प्लांट से अगर आपने मुख्तलिफ पार्ट्स को जोड़ना है तो वो प्लांट उस जोड़ने के लिए इस्तेमाल होगा, उस प्लांट का मल्टीपल यूज नहीं होता। तो ये एम्फेसिस देने के लिए कह रहा है आइटम विद डेडिकेटेड यूज। तो समझ लें ये प्लांट की डेफिनेशन दे रहा है। प्लांट की डेफिनेशन होती है इट इज एन आइटम
वो आइटम नहीं जिसको आप कहते हैं ये देखो कितना आइटम लग रहा है। प्लांट इज एन आइटम विद डेडिकेटेड यूज। प्लांट डेडिकेटेड यूज के लिए होता है, मल्टीपल यूज नहीं होते प्लांट के। अच्छा, ये प्लांट किस लिए बन रहा है? फॉर जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड। जैसे वो सोलर पैनल्स हैं आजकल, या वो विंड से एनर्जी बनती है, उसके लिए पंखे से होते हैं, वो घूम रहे होते हैं। फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, ये 5 साल के लिए बेनिफिट आपको मिलेगा। फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, बिगिनिंग फ्रॉम द डेट सच इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इज, उस दिन से शुरू करेंगे जब ये इदारा बना, उससे आगे कितने साल तक आपको बेनिफिट मिलेगा? 5 साल तक। 5 साल तक आपको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या है अभी मैं थोड़ी देर में दिखाता हूं आपको, फिर इस बात की तरफ दोबारा वापस आएंगे। तो एक लफ्ज हो गया हमारा ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री टेकिंग। ये 2 काम करेगी, या गुड्स बनाएगी किसी भी किस्म की गुड्स, या शिप्स बनाएगी, और ये क्रेडिट मिलेगा अगर ये बनी हो 30/19 से 30/2000। लेकिन अगर ये गुड्स और शिप बिल्डिंग नहीं कर रही तो फिर ये ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री टेकिंग भी नहीं है। ये फिर क्या कर रही है? ये बना रही है प्लांट, लेकिन प्लांट सिर्फ वो वाले नहीं जो गाड़ियां बना रहे हैं, एसी बना रहे हैं। प्लांट वो वाले जो रिन्यूएबल एनर्जी बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल हो, वो बिजली चाहे आप जो है वो सोलर से बनाएं या बिजली विंड से बनाएं। यानी वो प्लांट जिससे सोलर प्लेट्स बन रही हैं, या वो प्लांट जिससे वो पंखे बन रहे हैं जो विंड में चलाने हैं, जिससे बिजली बननी है। तो ये बेनिफिट ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री टेकिंग के लिए नहीं है, ये बेनिफिट ऐसा। अच्छा, ग्रीन फील्ड क्या होती है वो भी हम पढ़ेंगे। ये बेनिफिट उन लोगों के लिए अवेलेबल है जो लोग बोलें ऐसा प्लांट बना रहे हैं जिससे उन्होंने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है आगे। अच्छा, ये टैक्स क्रेडिट है क्या? A tax credit of 25% of eligible investment amount is allowed. टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा? 25% of eligible investment amount is allowed. किसको मिलेगा? टू एलिजिबल पर्सन। कब मिलेगा? जिस साल आप खरीदेंगे प्लांट। इट विल बी अलाउड अगेंस्ट, ये किस में से माइनस होगा? नॉर्मल टैक्स पेएबल में से। अच्छा, एक बंदा है उसकी टैक्सेबल इनकम है 7 मिलियन, उसका टैक्स मैं एज्यूम कर रहा हूं, पीछे जाके निकाल नहीं रहा अब इस वक्त, मेरे पास टाइम नहीं है। पहले कौन सा टाइम होता है आपके पास? टैक्स मैं इसका ऐसे लिख रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं। इसने प्लांट परचेज किया फॉर $20 मिलियन। इसने 20 मिलियन का प्लांट परचेज किया। मुझे जरूरत महसूस हुई तो मैं फिगर्स को बदलूंगा, इसलिए भी नोट नहीं करना। अब इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है? 7 मिलियन। टेबल में जाऊं या टैक्स एज्यूम कर लिया है? लेस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन। अच्छा, अब ये जो टैक्स माफ होगा ना मेरे भाई, ये टैक्स पे माफ नहीं होगा, ये इस पे माफ होगा, प्लांट की कॉस्ट पे। प्लांट की कॉस्ट कितनी है? इसका 25%। यार 5 मिलियन आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 मिलियन। कितना टैक्स था? 12 लाख। कितना टैक्स था? कितना टैक्स माफ हो रहा है? 50 लाख। जवाब नहीं, सही नहीं है। ये 12 लाख होता है ना, और ये क्या होता है? 50 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। जी जवाब 38 क्या होता है? 38 तो कुछ भी नहीं है। 3.8 मिलियन अगर बोलना है तो बोले ना। 38 लाख तो चलें छोड़ें। क्या जवाब आ गया? कितना टैक्स बोनता था?
12 लाख। कितना माफ था, कितना माफ नहीं हो सका? इस 30 लाख को 38 लाख को क्या कर देंगे, जल्दी बताएं। maybe carried forward, maybe। ये जिंदगी में पहली दफा नहीं पढ़ा मे बी कैरेट फॉरवर्ड, नॉट बी कैरेट फॉरवर्ड पढ़ पढ़ के थक गए थे जिंदगी में। यानी हर जगह ही क्या आता था, इधर देखो, छोड़ो पर मार्कर, मार्कर आनी जानी चीज है, ये देखो। यानी आज तक क्या पढ़ा था हर जगह, अनएडजस्टेड अमाउंट मे बी फॉर 2 अगले साल। अच्छा जी, अगर ये मिसाल के तौर पे 2022 का साल है तो इट कैन बी, इट क्या क्यों ऊपर नीचे हो रहा है खुद ही, 38 लाख कैन बी कैरिड फॉरवर्ड, इन 2000। 38 लाख कैन बी नहीं, विल बी carried forward for next 2 years, that is 2023। अगर 22 में माइनस नहीं हो सका तो 23 में कर लो, बोले 22 में माइनस नहीं हो सका तो 23 में कर लो, 23 में माइनस नहीं हो सका तो 24 में कर लो, 24 में माइनस नहीं हो सका तो बस मर गया। तो 23 में कर लो, 24 में कर लो, लेकिन 24 से आगे कर लो वाला सीन खत्म है। अब NOTE कर लो। हजारों संडे ऐसे कि हर संडे पे दम निकले, बहुत निकले मेरे घर से संडे, लेकिन फिर भी कम निकले। ये संडे जो आएगा तो हम लुट मचाएगा, ये संडे जो तो हम लुट मचाएगा। हम पढ़ पढ़ के नहीं कह रहे, वैसे ही कह रहे हैं, सो के लुट मचाएगा। मैंने आपको शुरू की क्लासेस में ही बता दिया था पहले वीक में कि महीने में 4 संडे आया करेंगे आपके घर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट संडे होते हैं। एक संडे को भी आपने प्रोटोकॉल ना दिया ना तो वो संडा अगर बिफर गया ना तो फिर उसने नहीं छोड़ना आपको। कोई अफसोस हुआ है ज़ाया करने का संडे? अवेल किया है माशाल्लाह। और सीए में ये नहीं कि संडे अवेल नहीं हो सका चलो अगले संडे को अवेल कर लेंगे, उससे अगले को, वो जो लॉस हो गया वो हो गया। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बोलना है, वो किसने किसने छींक ली है, खड़े करो इसको जरा। टैक्स में से नहीं, इसी में से सबसे ऊपर वाला जो चैप्टर 4 में है ना, उसके ऊपर 25% लगाएंगे। चलें जी,
टैक्स रेट कितने परसेंट है? किस चीज़ का 25%? ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी थी? 20 मिलियन। किसको मिलेगा ये? कब मिलेगा? किसमें से माइनस होगा? लेकिन अगर माइनस ना हो सका, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो है वो ब्लू के अंदर हमें क्यों नजर आ रही है? कोई नहीं यार, खैर है। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मींस, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का क्या मतलब है? ऐसे हाइलाइटर बॉल पॉइंट पेंसिल यूज की होती है ना, घर में कोई साथ बैठा हो देख के समझते हो यार है कितना पढ़ गया यार, लुट पाछड़ी है पढ़ पढ़ के। अच्छा, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मतलब ये है, नहीं माशाल्लाह पढ़ भी रहे हैं, अ न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, नई कंपनी होनी चाहिए। असल में ना वो बताने लगे कि ये क्या है, क्योंकि अगर ये है तो फिर ये है तो फिर ये है, तो अगर ये नहीं है तो फिर ये नहीं है, तो फिर ये भी नहीं है। आई होप यू गॉट इट। ये एक नई अंडरटेकिंग है जिसमें 4 बातें पाई जा रही हूं। जिसमें क्या बातें पाई जा रही हूं? 4 बातें। सबसे मुश्किल वाली बात मैं पढ़ देता हूं, आसान वाली आप खुद ही पढ़ेंगे। कमिश्नर से आपने इसको अप्रूव कराना है। कमिश्नर से क्या कराना है? इसको अप्रूव कराना है। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है। तो ये ग्रीन बन जाएगी, वरना ये ब्लू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ही रहेगी। पहले कमिश्नर से इसको अप्रूव कराना है। उसके बाद विच इज, ये क्या हो? सेट अप ऑन लैंड, ऑब्वियसली इट शुड नॉट सेट अप ऑन चांद, इट शुड बी सेट अप ऑन लैंड। ये लैंड पे आपने गेम डालनी है, कहीं जाके फैक्ट्री बनानी है, कहाँ बनानी है? जाके लैंड पे। लेकिन लैंड कैसी हो? लैंड इज नॉट प्रीवियसली यूज्ड फॉर एनी कमर्शियल पर्पस। उस पे पहले से कोई दुकान ना हो, उस पे पहले से कोई फैक्ट्री ना बनी हो, या उससे पहले से कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ना हो रही हो, वो वाली लैंड मैं कहता है लैंड मानूंगा इस सेक्शन के लिए। यानी फ्रेश लैंड जाके लें उसके ऊपर। फ्रेश अब लैंड क्या मतलब मतलब समझ गए हैं? यानी इस लैंड पे पहले से 3 हरकतें ना हो रही हो। नंबर 1, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हो, खैर है, फुटबॉल खेल रहे हो, खैर है, ठीक है, दरख्तों के नीचे बैठ के पढ़े हो, खैर है, बस 3 काम ना हो रहे हो। उधर दुकान ना हो पहले से, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ना हो, या कोई मेन्यू। अगर ये 3 काम उधर नहीं हो रहे तो मेरी नजर में कहता है ये लैंड फिर ऐसी लैंड है जिसकी बेस पे ये बेनिफिट मिल जाएगा आपको। दूसरा, थोड़ा थोड़ा ग्रीन हो रही है अब ये, इसको हमने कौन सी अंडरटेकिंग बनाना है? ग्रीन। ग्रीन बनने के लिए पहली शर्त लैंड वाली है। दूसरी शर्त देखते हैं, अगर ये 4 शर्तें पूरी कर गई तो अंडरटेकिंग क्या बन जाएगी हमारी? अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन बन जाएगी। अंडरटेकिंग हमारी ग्रीन बन जाएगी। अभी हम इसे ग्रीन बना रहे हैं, थोड़ी सी हो गई है। बिल्ट, यहां बिल्डिंग बनाएं, बिल्ट विदाउट डिमोलिशिंग। पुरानी बिल्डिंग डिमोलिश करके यहां बिल्डिंग नहीं बनानी, पुरानी बिल्डिंग को रीवैम्प रीस्ट्रक्चर करके रेनोवेट करके यहां बिल्डिंग नहीं बनानी आप लोगों ने। विदाउट का लफ्ज मिल रहा है ना सबके साथ? विदाउट डिमोलिशिंग, विदाउट रीवैम्पिंग, विदाउट रेनोवेटिंग, विदाउट अपग्रेडिंग, विदाउट रीमॉडलिंग, विदाउट मॉडिफाइंग एनी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, और पहले से बनी हुई फैक्ट्री को गिरा के नई बिल्डिंग बनाना, या पहले से बनी हुई फैक्ट्री को रेनोवेट करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, इसकी इजाजत नहीं है। तो पता चल गया लैंड भी फ्रेश होनी चाहिए, बिल्कुल खस्ता नरम क्रिस्पी, और बिल्डिंग भी फ्रेश होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा और ग्रीन हो रही है, इसको पूरा ग्रीन करना है। जब ये हो गया चारों पॉइंट्स तो इंशाल्लाह ये ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बन जाएगी। तीसरी बात, पहले से किसी बने हुए बिजनेस को तोड़ के दोबारा बिजनेस करना ये भी अलाउड नहीं है। ये तो ऊपर पढ़ भी लिया आपने ऑलरेडी। इट इज नॉट फाउंड बाय तोड़िंग अप और रीजोड़िंग ऑफ एन अंडरटेकिंग ऑलरेडी इन। तो किसका मतलब है? कंपनी भी नई होनी चाहिए। लैंड नई, बिल्डिंग नई, कंपनी नई, लेकिन ये लिखने पे नंबर नहीं मिलेंगे, ये सारा लिखना पड़ेगा। विच इज से मिला के पढ़े, विच इज यूजिंग इन प्रोसेस,
ये तो फिक्रे की सेंस नहीं बनेगी। which is set up on land, which is built, which is not formed। चलें इस फिक्रे को मैं सही करा देता हूँ, फिक्रे की टेंशन नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ लें पहले। अच्छा जी, यूजिंग एनी प्रोसेस और टेक्नोलॉजी। अच्छा, इन तीनों में ना आप देखें नॉट वाली सेंस पाई जा रही थी, और अब ये जो फिक्रा है इसको पढ़िएगा। यूजिंग एनी प्रोसेस, आपने कोई ऐसा प्रोसेस या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है that has not earlier been used in पाकिस्तान। ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है आपने जो इससे पहले पाकिस्तान में इस्तेमाल ना हो रही हो। यूजिंग एनी प्रोसेस और टेक्नोलॉजी that has not earlier been used in Pakistan and is approved by Engineering Development Board। और वो टेक्नोलॉजी ऐसे ना हो कि आपने खुद ही खिचड़ी बनाई हो, उसको इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से भी अप्रूव करा लें। ये ना हो कि कह रहे हो यार मैं बड़ी टेक्नोलॉजी है, मैं पता नहीं चीज़ों को ऐसे ऐसे करके मिलाता हूँ, एकदम चीज़ बन जाती है, ये टेक्नोलॉजी है मेरे पास। तो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से तो पूछ लो ये टेक्नोलॉजी भी है या नहीं है उनकी नज़र में। तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आपने इस्तेमाल करनी है जो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड माने और वो अर्लियर पाकिस्तान में यूज ना हो रही हो। इसका मतलब है ये पॉइंट सबसे ज्यादा डेंजरस है। इस बुनियाद पर हम जो समझ रहे थे ना कि पाकिस्तान में जो मर्जी बना लो आपको 25% टैक्स माफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री टेकिंग के अंदर एक बड़ी कड़ी शर्त है कि तुम ये सारा करो, शिप्स बनाओ, गुड्स बनाओ, चीजें बनाओ, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं यूज करनी है जो पहले से यूज ना हो रही हो। इसका मतलब है ये फिर ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री टेकिंग बनने तो हमने ग्रीन हो जाना उस वक्त तक। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये चारों चीजें पूरी हो रही हैं तो ये अंडरटेकिंग क्या बन गई? ग्रीन बन गई। डन। चले अब थोड़ी देर के लिए टेक लगा के रिलैक्स कर लें। ऐसे थोड़ा सा अपने आप को पीछे करें, कमर ऐसे लगाएं, दोनों हाथ ऐसे, रिलैक्स। सामने की तरफ रेस्ट नहीं करना, कमर को रेस्ट दें, जल्दी रिलैक्स हो लें। जी भाई आप कैसे आना हुआ? ये बेटा ये क्लास का टाइम है, शर्म नहीं आती आपको? यार ठहर जो, मुझे क्लास तो ले लेने दो, सीरियस थोड़ा सा। तुम्हें शर्म नहीं आती? कितने बड़े हो गए हो, लेट आ रहे हो क्लास में? यार भाई थोड़ा सीरियस हो ना, सीरियस हो, क्लास हो रही है उसकी। दांत अंदर करो। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे माँ बाप को बुलाएं हम तुम्हारे अम्मी अब्बू को बुलाएं और फिर उनको बताएं कि तुम्हारे बेटे का हाल देखो, क्लास में लेट आता है। इतने बड़े हो गए हैं, समझ नहीं आती इन लोगों को, मोबाइलों ने इनका काम खराब किया हुआ है। क्यों लेट आते हो? बताओ ना, क्यों लेट आए हो? क्या शर्म नहीं आती लेट उठाऊं? ये इसके मोबाइल पे कल से चेक करने लास्ट सीन कितने बजे है, 2 बजे 1 बजे है, ठीक है? फिर ये मुझे बताना है आपका दोस्त है, देखा करो किस टाइम सो रहा है। यहीं से लोग देखते हैं आजकल किस टाइम सो रहा है मेरा दोस्त। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो आप पढ़ रहे हैं, सोच रहे थे कि सर ने अभी जरा पॉज दिया हो तो मैं रिवाइज कर लूं। ऐसे बच्चे बहुत कम हैं। तहज्जुद के बाद सोया? चलें यार इसको किताब से एक दफ़ा पढ़ लें, कोई कमी कोताही रह गई हो तो माफ़ हो जाए। किताब से पढ़ लें एक दफ़ा। छोटी छोटी चीज़ें कोई इसमें शॉर्ट भी हैं। पहले थीम बता दें पूरे सेक्शन की। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट से समझ आ गया क्या क्या खरीदने पे टैक्स माफ़ होगा? सॉफ्टवेयर खरीदने पे टैक्स माफ़ होगा? होगा। हार्डवेयर खरीदने पे टैक्स माफ़ होगा? होगा। लेकिन ये नए होने चाहिए। और सॉफ्टवेयर में एक चीज़ थी कि इंटरनली जनरेट नहीं होना चाहिए, बल्कि बना बनाया खरीदना है। किन लोगों को टैक्स माफ़ होगा? 2 किस्म के लोगों को। एक ग्रीन फील्ड, आपने क्या बातें कर रही हैं तो उनको भी खराब। एक ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री टेकिंग के ऊपर टैक्स माफ़ होगा और एक
अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी बनाना चाह रहे हैं वहां भी आपको टैक्स माफ होगा। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जरा गौर से आपने समझना है। बैठ जाओ, आइंदा मत लेट आना। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपने गौर से समझना है, वो ये है कि ये जो बेनिफिट है ना, ये जब तक आप प्लांट खरीदते रहेंगे मिलता रहेगा। तो ये जो मैंने आपको भी कहा था ना कि 30/24 के बाद अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये मेरी बात अपनी जगह कायम है। लेकिन जो कंपनी 30/24 से पहले इनकॉर्पोरेट हो चुकी है ना, अब अगर उन्होंने प्लांट 2026 में खरीदा है, उनको टैक्स माफ हो जाएगा। इनकॉर्पोरेट होना 30/24 से पहले जरूरी है। इनकॉर्पोरेट होना 30/24 से पहले जरूरी है। प्लांट खरीदना 30/24 से पहले जरूरी नहीं था। तो जो कंपनियां 30/19 से 30/24 के दरमियान ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल टेकिंग के तौर पर इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं, उनको 25% टैक्स माफ हो जाएगा, चाहे 2027 में जाके प्लांट खरीदें, कोई मसला नहीं। प्लांट खरीदने की डेट्स बताई हैं या कंपनी के रजिस्टर होने की डेट्स बताई हैं? कंपनी के रजिस्टर होने की डेट्स बताई हैं। अच्छा, अगर ये रजिस्टर हुई है 2022 में और प्लांट खरीदा है 2030 में, ठीक है, कोई मसला नहीं। ये जरा सेक्शन खुला है, इसने ज्यादा बेनिफिट दिया है। लेकिन एक चीज अगर आप फोकस करें तो इसने इतना बड़ा बेनिफिट नहीं दिया। ये पता क्या कहता है? ये कहता है रजिस्टर हो जाओ 30/23 से पहले पहले, फिर 5 साल के अंदर अंदर जो जो खरीदोगे उस पर टैक्स माफ होगा। अब अगर आप 23 में रजिस्टर हुए हो तो 25, 26, 27, 28, 29 में खरीद लो प्लांट, ठीक है। और अगर आप 21 में रजिस्टर हुए हो तो 22, 23, 24, 25, 26 तक प्लांट खरीद लो, कोई बात नहीं। रजिस्टर होने के 5 साल के अंदर अंदर जो चीजें खरीदोगे उस पर टैक्स माफ होगा, उसके बाद टैक्स माफ होना बंद हो जाएगा। लेकिन इधर शायद ग्रीन फील्ड में न्यू टेक्नोलॉजी का जिक्र था, तो इनको ज्यादा बेनिफिट इसने देना चाहा, तो इसने कहा 30/24 से पहले पहले रजिस्टर हो जाओ, प्लांट जब मर्जी खरीदो, फला चीज जब मर्जी खरीदो, कोई मसला नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो किताब पे आए, जरा ये बात लिखें। इसको ऐसे करके जरा लिखें, रजिस्टर हो जाओ 30/24 तक, प्लांट जब मर्जी खरीदो। रजिस्टर हो जाओ 30/24 तक, प्लांट जब मर्जी खरीदो। हाइब्रिड में सेकंड रो प्लीज लिखे ना। रजिस्टर हो जाओ 30/24 तक, प्लांट जब मर्जी खरीदें। और इधर लिखे। अब यहां जगह बनती है तो यहां लिख लें, नहीं तो फिर यहां लिख लें। रजिस्टर हो जाओ 30/23 तक, फिर रजिस्टर होने के रजिस्टर होने के बोलें, रजिस्टर होने के क्या? हाँ, रजिस्टर होने के 5 साल तक प्लांट वगैरह खरीद लो, टैक्स माफ हो जाएगा।
चलें यार, इसको 2-3 दफ़ा पढ़ना पड़ेगा फिर ही याद होगा। हाँ जी, प्लांट, ये वाला प्लांट, हाँ ये वाला, ये आगे जो जो मर्जी गुड्स बनाएं, लेकिन इसमें फिर एक शर्त बड़ी कड़ी है कि टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल करनी है। असल में आप समझ रहे होंगे शायद कि पॉइंट बी ए का बिल्कुल अलग पॉइंट है, लेकिन पॉइंट ए में ये जो ग्रीन फील्ड का लफ्ज़ है ना, तो ये ग्रीन फील्ड का लफ्ज़ यहाँ से आके मिल रहा है। जी हाइब्रिड में माइक, सवाल पूछें, कोई सवाल है तो। हाँ जी, ऊंची तरह बोलें, करीब करके माइक। अगर एक से ज़्यादा प्लांट परचेज करें हैं तो हर प्लांट पे अलग अलग रेट लगेगा 25%। जितने मर्जी प्लांट खरीदें, जितने मर्जी हार्डवेयर खरीदें, जितने मर्जी सॉफ्टवेयर खरीदें। अच्छा जी, अब यार इसको पढ़ लें। अ टैक्स क्रेडिट ऑफ 25% ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या पड़ी थी अभी? प्लांट की कॉस्ट है, हार्डवेयर की कॉस्ट है। इससे क्या मुराद है? एलिजिबल इन्वेस्टमेंट अमाउंट is allowed to a eligible person in the year of, it will be allowed against, ये नॉर्मल टैक्स लेबिलिटी में से भी माइनस होगा और मिनिमम और फाइनल टैक्स में से भी माइनस होगा। ये चीजें आपके स्कोप में नहीं है, लेकिन ब्रैकेट में लिखी हुई है, इसलिए इनको याद कर लीजिएगा। मिनिमम और फाइनल टैक्स लायबिलिटी इनसे भी माफ होगा। और आपको पता है हमने पढ़ा हुआ था कि फाइनल टैक्स लायबिलिटी में से कोई टैक्स राइट माफ नहीं हो सकता, लेकिन ये उसकी एक एक्सेप्शन है, बस जो मर्जी समझ लें आप। अनएडजस्टेड अमाउंट, जो माइनस नहीं हो सका, क्या करें उसका? मे बी कैरिड फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट 2 टैक्स ईयर्स। जो उरूज पे जाके चीजों को पढ़ता है ना, मैं लिख के दे सकता हूं कि जब वो ये मे बी कैरिड फॉरवर्ड का लफ्ज लिखेगा तो उसका आंसू बह के इसके ऊपर गिरेगा। उसके दिल में आएगा यार आज तक पढ़ा था मे नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, और ऐसे मे बी कैरिड फॉरवर्ड, दुनिया ही बदल गई। तो उसका आंसू ऐसे अथरू गिरेगा और किताब के ऊपर टपकेगा। कल दिखाइएगा इंशाल्लाह, प्राइज दूंगा आपको। पॉइंट नंबर 2, आंसू होना चाहिए, प्रॉपर आंसू बहना चाहिए, बह के इधर गिरना चाहिए। गिरने की जगह भी बता दिया आपको। पॉइंट नंबर 2, eligible investment means any investment made in the purchase and installation of, बोले, new machine, new building, new hardware, new software except self created software and second hand goods। अब अगर इसी मिसाल में जो हमने की है, अगर प्लांट के साथ सेकंड हैंड लिखा होता तो क्या करते? मजा ही नहीं आना था। ये क्या बात हुई? प्लांट के साथ अगर सेकंड हैंड लिखा होता, सेकंड हैंड प्लांट, तो फिर ये टैक्स माफ ना करते। ये देखिए ना मेरे भाई, दो चीजें हैं, एक एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है और एक एलिजिबल पर्सन है। एलिजिबल पर्सन कौन है? ग्रीन फील्ड चीजें बना रही हो या चीजों को ऐसे प्रोसेस से गुजारी हो कि उनकी कंडीशन बदल जाए, या शिप बिल्डिंग कर रही हो। ये क्रेडिट मिलेगा अगर कंपनी बनी है 30/19 से 30/24 के और पहले से किसी कंपनी को तोड़ जोड़ के ना बनी हो। अब यहां पे बेशक और लिख लें, या ऐसा इदारा जो कि सेटअप हो बाय 30/23 और ये क्या बना रहा हो? प्लांट बना रहा हो, मशीन बना रहा हो, इक्विपमेंट बना रहा हो। प्लांट की डेफिनेशन होती है आइटम विद फॉर जनरेशन ऑफ बिजली फ्रॉम सोर्सेज। बिजली किन सोर्सेज से बनाएं? सोलर, विंड। ये कितने अरसे के लिए बेनिफिट है? फ्रॉम द डेट सच इंडस्ट्री टेकिंग इज सेटअप, जब हुई उस दिन से आगे तक। जून 22 को बनी तो 12 जून 23, 24, 25, 26, 27, 12 जून 27 तक जो प्लांट खरीदें उस पर टैक्स माफ। कर ले नोट हाइब्रिड में, सेकंड लास्ट रो में प्लीज, इधर ऊपर देख के।
बुक के नीचे क्या रखा होता है आप लोगों ने? रजिस्टर रखा होता है, रजिस्टर ऊपर रखा करें, वरना फिर मुझे लगता है मोबाइल ही है। मुझे बदगुमानी का मौका ना दिया करें। हाँ जी, सेटअप बाय 30/29। हाँ जी, ये बेनिफिट्स देखो बड़े टेम्परेरी अरसे के लिए आते हैं, जिस वक्त गवर्नमेंट किसी चीज़ को प्रमोट करना चाह रही हो। तो कल कल को हो सकता है लोग रिक्वेस्ट करें दोबारा गवर्नमेंट इस डेट को बदल दे। अच्छा, ग्रीन फील्ड अंडरटेकिंग मीन्स, ये अंडरटेकिंग कौन सी होती है? अ न्यू अंडरटेकिंग। ये लफ्ज़ जरूर लिख के आना है, न्यू। देखिए आप फोकस करें, मैंने इन नोट्स में जो सबसे चीज़ को अलग करके लिखा है, न्यू जरूर लिख के आना है, अ न्यू अंडरटेकिंग। इन नोट्स में सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, सिवाय बस एक चीज़ थी यहाँ पे नॉर्मल के साथ मिनिमम और वो फाइनल वाली। इसके अलावा तो अल्लाह का शुक्र है नोट्स में कोई चीज़ मिस नहीं है, इधर से भी पूरा कवर हो रहा है। लेकिन बेहतर तरीका वही है, वहीं से याद करें, यहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करें बस। तो कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से पढ़े हमने? एलिजिबल, एलिजिबल पर्सन और ग्रीन फील्ड अंडरटेकिंग का मतलब क्या है? सेटअप ऑन अ लैंड दैट इज नॉट प्रीवियसली यूज्ड फॉर एनी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, ये भी नया लफ्ज़ है। एंड इज फ्री फ्रॉम कॉन्स्ट्रेंट्स इम्पोज्ड बाय एनी प्रायर वर्क, पिछले काम होने की वजह से इस पे अगर कोई कॉन्स्ट्रेंट्स लगी हुई हैं तो वो उससे फ्री हो चुकी हो। एंड इज फ्री फ्रॉम कॉन्स्ट्रेंट्स इम्पोज्ड बाय एनी प्रायर वर्क। कई दफ़ा ऐसे होता है कि 10 साल पहले बिल्डिंग बनी होती है, वो 6 साल पहले हुकूमत ने डिमोलिश कर दी होती है, वो लैंड बिल्कुल खाली पड़ी होती है, तो अब उस पर कोई लिमिट वगैरह ना लगी हो लैंड पे कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो फ्री फ्रॉम कॉन्स्ट्रेंट्स हो। बिल्ट विदाउट डिमोलिशिंग, रिवेपिंग any other existing structure, not found by splitting up or reconstruction and using any process or technology that has not earlier been used in Pakistan and is approved by EDB and approved by Commissioner. This definition is applicable from July 1, 2019 and onwards. ये देखें, ये जो sections होते हैं ना 65G है जैसे, तो जब ओरिजिनल लॉ आया था तब ये सेक्शन नहीं था, तो ये सेक्शन ओरिजिनल लॉ में था या बाद में आया है? अगर बाद में आया तो फिर इसलिए उसको कह रहे हैं 1 जुलाई 19 को ये सेक्शन आया था, उससे पहले ये सेक्शन था ही नहीं पाकिस्तान में, तो 1 जुलाई 19 को ज़रूरत पड़ी तो हमने एक नया सेक्शन डाल दिया इसकी, जिसकी तो दो वजह थी इन सेक्शंस की। एक तो ये वजह थी मेरे ख्याल से कि नई टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करना जो पाकिस्तान में नॉट अर्लियर बीन यूज्ड है, और दूसरा, और उनका नाम फिर ग्रीन फील्ड रख देना। और दूसरी शर्त ये थी कि आप देखें, ये शर्तें तो आमतौर पे लोग पूरी कर ही रहे होते हैं, पॉइंट 1, 2, 3 वाली। चौथी शर्त पूरी करेंगे तो आपका नाम क्या बनेगा? तो इसका मतलब है ग्रीन फील्ड बनना फिर आसान नहीं है। ग्रीन फील्ड के लिए आपको कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी जो पाकिस्तान में यूज़ नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि ये सेक्शन पाकिस्तान में सारे इदारों को अवेलेबल है, ये तो सारी शिप बिल्डिंग्स को भी अवेलेबल नहीं है, अनलेस कि वो साबित कर दें हम क्या हैं। और ग्रीन फील्ड साबित करने के लिए उसके लिए आपको ये सब साबित करना पड़ेगा। तो ये साबित करने के लिए तो आपकी जान निकल जाएगी पॉइंट 4 के लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ से इंजीनियर लाने पड़ेंगे, तो जर्मनी से, यूरोप से इंजीनियर्स मंगवाने पड़ेंगे, तो बहुत मुश्किल काम है ये टैक्स क्रेडिट लेना। और अच्छा खासा टैक्स क्रेडिट है, यानी प्लांट की कॉस्ट का 25% टैक्स माफ होने का मतलब ये है कि अगर आपने प्लांट 10 करोड़ का खरीदा तो 25% हुकूमत आपको कैश बैक दे रही है, एक तरह का यही मतलब है ना। 10 करोड़ का प्लांट खरीदा, 25% हुकूमत की तरफ से मिल रहा है, और क्या चाहिए? कितना बड़ा टैक्स क्रेडिट है। ऐसे ना करें, हमने इससे बड़े बड़े टैक्स क्रेडिट पड़े हुए हैं। ये तो बहरहाल उस बंदे के जेहनों में बातें आती हैं ना जो साथ साथ रोजाना का पढ़ा है, मेरा नहीं ख्याल किसी के जेहन में आई होगी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ग्रीन शर्ट अंगड़ाई ले, सॉरी रिलैक्स हो जाओ, फिर आगे चलते हैं हाइब्रिड में। पेज 79, क्वेश्चन नंबर 11। List the persons or incomes that are allowed to a tax rate equal to 100% of tax.
वो लोग बताएं जिनको 100% से टैक्स माफ होगा। जो लोग पूछते हैं कि थ्योरी हमने याद नहीं करनी, उनके लिए ऐसे सवाल आते हैं ICAP में। ऑल्सो स्पेसिफाई कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड। यार ये लाइन ब्रैकेट वाली डालनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि जो चीज़ आपके सिलेबस में ही नहीं है उसको डालने की क्या तुक है। इग्नोर टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का टैक्स क्रेडिट है हमारे सिलेबस में? नहीं। हमारे सिलेबस में टैक्स क्रेडिट है कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम चैरिटी दे दें तो हमें क्या टैक्स माफ होगा। हमारे सिलेबस में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक चैरिटेबल इदारा अपनी जात में खुद चैरिटेबल है उसके लिए क्या टैक्स रूल्स हैं, वो तो नहीं लिखा हुआ हमारे सिलेबस में। तो वैसे ही एक बात आपको बता देता हूँ जो नॉर्मल से हटके है, कि सिलेबस से हटके, कि चैरिटेबल इदारों को गवर्नमेंट ने 100% टैक्स माफ़ किया हुआ है, क्योंकि उनका काम ही चंदा इकट्ठा करना है और फिर लोगों की हेल्प करना है, तो उनको हुकूमत ने 100% टैक्स माफ़ किया हुआ है। कहते अगर कोई ऐसा टैक्स है तो उसको इग्नोर कर दो यहाँ पे। तो हमने तो ऑब्वियसली इग्नोर करना था, हमने तो पढ़ा ही नहीं आता कभी ये, तो इसलिए हमारे लिए ये ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं थी, ऐसे दीवानगी में वो डाल गया। जैसे जो है वो जो FAR 2 कितने लोग पढ़ रहे हैं, जैसे एक दफ़ा FAR 1 का पेपर आया था, उसमें लिखा हुआ था कि इग्नोर डेफर टैक्स। अब FAR 1 वाले को पता ही नहीं, कि 3-4 लोगों को बात समझ आ गई है, बाकी छोड़ें। जैसे FAR 2 के पेपर के FAR 1 का पेपर दे रहे हो, एंड के ऊपर लिखा हो इग्नोर फिजिक्स केमिस्ट्री, तो आपको समझ आ जाएगी हाँ यार लिखने की क्या तुक थी इधर। तो ये उसी तरह है कि इग्नोर, ये जो पता ही नहीं वो क्यों इग्नोर करना है हमने, तो इग्नोर ही हो जाना है ऑटोमेटिकली। डिडक्टेबल अलाउंस एंड अलाउड डिडक्शंस में फ़र्क बताएं और फिर इसकी 3 एग्जांपल्स दें। एग्जांपल्स दें दीजिए डिडक्टेबल अलाउंस की। ज़कात, एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन एंड सो ऑन। तो एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन और WWF और WPPF, ये सारे चैप्टर 4 में पढ़े थे और ये मुन्ने शुन्ने आए थे इसी चैप्टर में। डिडक्शंस की मिसालें दें, एडमिसिबल डिडक्शंस की। उसने हेड का नाम तो नहीं लिखा, आपने अगर प्रॉपर्टी के चैप्टर की दे के आनी है तो फिर शुरू हो जाए दीवानों की तरह, फिर 3 क्या, फिर तो मुझे रोकिएगा, मैंने रुकना नहीं। रिपेयर अलाउंस, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, ग्राउंड रेंट, बैड डेट, फिर तो ये ब्रेकें लगती नहीं हमारी। तो एडमिसिबल डिडक्शंस की मिसालें पूछी हैं कि डिडक्शंस कौन सी अलाउ हैं। तो ये तो तीनों की ये तो दोनों की एक क्या होगी, एग्जाम्पल होगी। भाई आप रेड शर्ट जिन्होंने सवाल पूछे हाइब्रिड में, सामने वाला भाई मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं आपके, देखिएगा जरा। Yes, I got it. Please stand up. Oh, जो निकल जाओ क्लास से, शर्म नहीं आती तुम्हें, बैठे रहो। अच्छा, डिफरेंट, असल में ना बुक आपके सामने होती है और आप होते हैं कोई कंसंट्रेशन से, और क्या हो रहा होता है नीचे। डिफरेंशिएट बिटवीन डिडक्शन एंड डिडक्टेबल अलाउंस। जी हाथ खड़ा करके, डिफरेंशिएट बिटवीन डिडक्शन एंड डिडक्ट, जी बताएं। जी पेपर इंग्लिश में आना है इस दफा। डिडक्टेबल अलाउंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल इनकम। अच्छा जी, अब ना असल में डिडक्टेबल अलाउंस और डिडक्शन की डेफिनेशन कहीं लॉ में दी नहीं हुई, तो इसलिए हमने पढ़ा था ज़रूर एक दो जगहों पे, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक दो जगह पे हमने पढ़ा था कि एक तो हमने ये पढ़ा था ना, द टैक्सेबल इनकम शेल बी द टोटल इनकम फॉर द ईयर रिड्यूस्ड बाय टोटल ऑफ एनी। टैक्सेबल इनकम होती है टोटल माइनस डिडक्टेबल, लेकिन इधर भी डिडक्टेबल की डेफिनेशन नहीं है और डिडक्शन यहां से, लेकिन ये जरूर पता चल गया कि यहां से व्हाट इज डिडक्टेबल अलाउंस, टोटल और टैक्सेबल के दरमियान वाले का नाम डिडक्टेबल अलाउंस होता है। सिमिलरली डिडक्शन की डेफिनेशन तो नहीं पढ़ी थी,
लेकिन एक चीज शायद हमने पढ़ी थी, वो शायद आपको याद हो, द इनकम अंडर अ हेड ऑफ इन सेक्शन 11 चैप्टर 4 में, द इनकम अंडर अ हेड ऑफ इनकम शेल बी टोटल चार्जेबल अमाउंट्स रिड्यूस्ड बाय टोटल डिडक्शन। वो जो प्रॉपर्टी के हम न्यूमेरिकल करते थे, ग्रॉस कराया लेस रिपेयर अलाउंस, वो सारी डिडक्शंस ही तो थी। तो डिडक्शन इज एन अमाउंट विच इज डिडक्टेड while calculating the income under a head of income। चलेगी ये डेफिनेशन, थोड़ा सा गुजारा चाह रही है, ठीक है, मैंने कर लिया है ना, सी शायद सही हो ये। तो डिडक्शन इज एन अमाउंट विच इज डिडक्टेड while calculating the income under, क्यों करते हैं मोबाइल इस्तेमाल, अच्छा, विच इज डिडक्टेड अंडर a head of income। However, deductible allowance is an entirely independent thing। ये क्या है? Deductible allowance is deducted from total income to arrive at taxable income। तो ये है डिडक्शन और deductible allowance में फर्क। और अगर आपसे खुल के मैं बात करूं तो ये देखें, छोटा सा हमने न्यूमेरिकल किया था, अगर मेरी टॉयज से इनकम है 100 रुपए और मेरे खर्चे हैं 10 रुपए, तो ये 90 रुपए आ गया, ये 10 डिडक्शन है। और ये जो ज़कात माइनस हो रही है ये, तो डिडक्शन टोटल इनकम से ऊपर ऊपर माइनस होती है और डिडक्शन न्यूमेरिकल के एंड पे ज़कात वाली जगह पे माइनस होती है। सो देखते हैं जाके सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, अल्लाह आपके साथ वाले का भला करें। आईकेप ने ये डेफिनेशन लिखी थी, डिडक्टेबल अलाउंस इज डिडक्टेड फ्रॉम टोटल इनकम, एन अलाउंस फॉर अ टैक्स ईयर दैट इज नॉट फुली डिडक्टेड शैल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। कोई इतना ज़रूरी नहीं था ये बताना, बहरहाल उसने बता दिया, उसकी मर्जी। एन एडमिसिबल डिडक्शन इज अ पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम एंड इज डिडक्टेड फ्रॉम इनकम अंडर दैट हेड। अब अगेन इसकी जरूरत नहीं है, ऐसी बोंगी मारा है, वे टोटल डिडक्शन अलाउड टू अ पर्सन अंडर हेड ऑफ इनकम एक्सीड द टोटल चार्जेबल अमाउंट द पर्सन शैल बी अज्यूम्ड एज सस्टेनिंग अ लॉस। बिल्कुल कोई तुक नहीं बन रही थी इस बात की, उसने सिर्फ इसको पूछा था कि डिडक्शन क्या होती है, डिडक्टेबल अलाउंस क्या होता है। तो मेरे ख्याल से डिडक्शन और डिडक्टेबल अलाउंस के अंदर अगर इसमें वो डिडक्शन में ये बात बता देता और आप डिडक्टेबल अलाउंस में ये लिख के आ जाते तो डेट वुड हैव बीन एनफ। बहरहाल इसकी एग्जांपल्स आपको समझ नहीं आएंगी क्योंकि अभी हमने बिजनेस का चैप्टर नहीं पढ़ा, तो जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं वो इंशाल्लाह काफ़ी हैं, जो रिपेयर अलाउंस और वो सारी एग्जांपल्स दी थी। अंडर द हेड इनकम प्रॉपर्टी मैंने एग्जांपल्स दी हैं, अंडर द हेड बिजनेस इसने ज़्यादा एग्जांपल्स दी हैं। तो ये सारे इंशाल्लाह बिजनेस का चैप्टर आज हम शुरू करने लगे हैं, तो ये बिजनेस के चैप्टर के अंदर चीज़ें वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो हमने प्रॉपर्टी के चैप्टर की एग्जांपल दे दी थी, एग्जांपल तो जो मर्जी दें, चाचू की दें या मामू की दें, दोनों माशाल्लाह दरख्तों के नीचे ऐसे पढ़ते थे कि आज जो है वो माशाल्लाह। अच्छा, चलो यार जो भी अब हो गया ना, आइंदा से मैं पढ़ूंगा। अब तू चला जा यार प्लीज़, तू आइंदा नज़र ना इधर डिस्टर्ब ना किया कर। अच्छा, अभी गवर्नमेंट रिलीफ फंड को हमने डोनेशन दी, क्या ये इस पर टैक्स माफ होगा? टैक्स बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं? टैक्स। गवर्नमेंट रिलीफ फंड को आपने डोनेशन दी, रिलीफ फंड एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान बाय गवर्नमेंट, इस पर टैक्स माफ होगा? नहीं होगा, क्योंकि पेमेंट किस में की है? कैश में। और पेमेंट किससे करनी थी? क्रॉस चेक से। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ड्यूरिंग क्लास। पर्सनल कार आपने एक इदारे को दे दी, ये कार आपने ख़रीदी थी 4 साल पहले, लेकिन इसकी फेयर वैल्यू 6 लाख है, तो कोई नहीं, इन काइंड बेनिफिट आप दे सकते हैं, लेकिन इन काइंड बेनिफिट में शर्त है कि उसकी फेयर वैल्यू लेनी है, तो इसलिए आपको टैक्स रेट मिलेगा 6 लाख पर। मेडिसिन आपने दे दी टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल, दादा के ज़माने की मेडिसिन मिली आपको, एक्सपायर हो चुकी थी, आपने जाके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दी, 1 लाख रुपए की मेडिसिन थी, दादा काफ़ी अच्छे से बीमार थे, 1 लाख रुपए उनकी मेडिसिन बची हुई थी, वो दे दी जाके अस्पताल को, क्या करें? हाँ जी, प्राइवेट अस्पताल है। कौन सा अस्पताल है? प्राइवेट अस्पताल है। तो ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि ये हॉस्पिटल है इन पाकिस्तान बाय फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट,
प्राइवेट का क्या मतलब है? बस आम लोग चला रहे हैं इस अस्पताल को। अस्पताल को चलाते हैं या चलता है? डिडक्टेबल अलाउंस निकालें। डेटा रेजिडेंट इंडिविजुअल कैन क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ एजुकेशन एक्सपेंसेस। एजुकेशन एक्सपेंसेस के बेस पे कितना डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा? अगर उसकी टैक्सेबल इनकम 8 लाख है और उसने पे किया है मंथली फीस ऑफ 6000 पर बच्चा फॉर हिज, माशाल्लाह अभी तक 3 बच्चे हैं, फॉर हिज 3 चिल्ड्रन। वैसे टैक्सेबल इनकम का लॉस इसको लिखना नहीं चाहिए था। टैक्सेबल इनकम ज़कात वगैरह शायद माइनस कर ली होगी इसने, इस वजह से इसके टैक्सेबल इनकम का लॉस लिख रहा है। तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसी कहानी बनी होगी, इसकी कोई टोटल इनकम आई होगी, इसमें से इसने ज़कात वगैरह माइनस की होगी, फिर इसका जवाब आ गया होगा 8 लाख, इसलिए इसने इसको टैक्सेबल इनकम का लॉस लिखा हुआ है। फिर इसमें से माइनस करना है डिडक्टेबल अलाउंस, लोअर ऑफ क्या क्या 5% ऑफ ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस कितनी है? 6000 ज़रब 12 महीने ज़रब रशीद, कामरान और रुखसाना 3 बच्चे ज़रब 5%। हाँ हाँ, ये फीस किसकी है? एक बच्चे की, एक ये फीस किसकी है? एक बच्चे की 1 महीने की। ये फीस किसकी है? 12 बच्चों की। चपेड़ उसी एक बच्चे की साल की, 12 है ही नहीं उसके, 3 है। और ये फीस किसकी है? 3 बच्चों की पूरे साल की, ज़रब 5%, 10,800। अंदर आओ, तुम्हें मना नहीं किया, हर वक्त बाहर जाने का शौक चढ़ा हुआ है तुम्हें, चलो अंदर, उसे भी लेके आओ। ओहो, ये क्या किया है? बहुत साइंस मारी है, कैसे अंदर आए हो? ये इधर तो घूम घुमा के, अंदर आओ। जी मैं अंदर, चलें आगे। या 2 लाख, मैं क्यों 2 लाख? या रशीद, अमजद, रुखसाना, बदल गया नाम एक, रशीद, कामरान, रुखसाना, वो हम साई के बच्चे का नाम आ गया था में। 3 ज़रब 60,000, 60,000 है ना फी बच्चा, 1 लाख। इन तीनों में से लोअर को थोड़ा देखें को क्या बन रहा है? 10,800। इसको बाहर ले आए। हाँ जी बताएं, क्यों? उसने पूछा ही नहीं, चपेड़। उसने पूछा कि डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डिडक्टेबल अलाउंस, सिर्फ 10,800 पूछा है। 10,800 फॉर कैलकुलेशन यू कैन रेफर द रफ शीट विच आई हैव टेकन टू होम, स्वीट होम। ये लिख के आ जाएंगे 10,000 कैलकुलेशन के लिए शीट अटैच कर देंगे, यही कैलकुलेशन कर देंगे। ठीक है, यही कैलकुलेशन कर दीजिएगा। ओके माय डियर गाइस, आर यू वाचिंग हाउ टेक्निकल क्वेश्चंस आर appearing in exams? Very technical questions. Oh, 100% tax credit, with the technical deduction, the examples, the very technical, the education expenses, children, the very technical. This is all technical or non-technical? Non-technical. तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता तेरा संडे कैसा गुजरा? कभी कोई जिंदगी में साथ वाले को कोई बॉल पॉइंट, टॉफी, एक्लेयर्स कोई गिफ्ट किया है कभी? इससे मोहब्बत बढ़ती है तोहफा देने से भाई।
चलो कम से कम साथ वाले के साथ सलाम लें और मुस्कुरा के देखें एक दफ़ा, इतना तो कर दें यार, इतना तो बनता है। अनजान है आपके लिए, लेकिन प्लीज़ हाइब्रिड में प्लीज़ प्लीज़ सारे साथ वाले से सलाम लें, साथ वाले से शेक हैंड करें। पहली मुलाकात आपकी है उसके साथ आज। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस। आप ज़रा प्यार से ना साथ वाले को ज़रा साइड पे कर दें बस। अब मैं पहले दिन से पढ़ना है मैं ना इंशाल्लाह, बस तो देखिए सही इस दफ़ा सड़क पे खड़े होके भी मेरे से बिजनेस का कोई सवाल पूछ लेंगे ना, मैंने वो भी नहीं सुनाना, बस पहले दिन से इंशाल्लाह मैंने पढ़ना है। अच्छा जी, ट्यूसडे बॉयज़ हाइब्रिड में, वेडनेसडे गर्ल्स हाइब्रिड में और थर्सडे फिजिकल क्लास में वॉइस नोट्स चेक होंगे जो आप लोग 4 दिन से जो है वो भेज रहे हैं साथ वाले को सुना के। ये अब आप दिन नोट कर लें। और न्यूमेरिकल क्या, न्यूमेरिकल ऑब्वियसली न्यूमेरिकल का तो कोई नहीं ना, ये तो नहीं वॉइस नोट क्वेश्चन था इस चैप्टर 18 जो थ्योरी है आज की थ्योरी जैसे सुनी जाएगी। अब कल ऑब्वियसली मैं क्लास में जाऊंगा बॉयज़ हाइब्रिड में ट्यूसडे को, तो मैं देखूंगा इन्होंने जो है वो क्या किया, साथ वाले को वॉइस नोट ला के भेजा या नहीं भेजा। बॉयज़ हाइब्रिड में ज़रा सारे हाथ खड़ा कर दें, इंशाल्लाह हम सारे भेजेंगे। सारे हाथ खड़ा कर दें भाई, सारे हाथ खड़ा कर दें यार। ये सेकंड रो में हाथ खड़े करवाओ भाई, थर्ड रो में, लास्ट रो में हाथ खड़े करवाओ इंशाल्लाह। नंबर लें साथ वाले से, इसी तरह सलामदा बनती है। अब और कैसे हो, शर्माता तो नहीं साथ वाला नंबर देते हुए आपको। बिजनेस इंक्लूड्स, बिजनेस में शामिल है चीजें खरीद के बेचना, एक बैचमेट होता पता नहीं 9th में 10th में एफएससी में, उमर उसका शायद नाम था, तो माशाल्लाह दिस इज रियली ग्रेट। वो तकरीबन यानी कि हम उसे फ़ोन करते थे शाम को 5-6 बजे और वो कहता था मैं तो पेपर दे के आया हूँ 1:30 बजे और 2 बजे हम बैठे हैं, तो 5-6 बजे तक अम्मी को पूरी किताब मैंने सुना दी जो भी होती थी। तो ऐसे भी लोग होते हैं, तो मुझे मिला नहीं उसके बाद कभी, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं, तो माशाल्लाह आप लोगों में से भी होंगे कोई। बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, बिजनेस सुना देते हैं बस कि आप किसी से पूछ लें यार साइड पे कैपिटल गेन अदर सोर्स प्रॉपर्टी अभी सुन लो, अल्हम्दुलिल्लाह इस क्लास में भी हैं ऐसे। बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, चीज़ें खरीद के बेचना। कॉमर्स, इन्होंने का ज़्यादा मोटिवेट किया ना, मैंने अभी पढ़ने चले जाना है, मैं ये लेक्चर भी नहीं लेना। बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, चीज़ें खरीद के बेचना। कॉमर्स, कॉमर्स प्रोफेशन वोकेशन एक ही माने में इस्तेमाल होता है, सर्विसेज देना। कॉमर्स प्रोफेशन वोकेशन डिक्शनरी में देख लीजिएगा, एक ही माने में इस्तेमाल होता है, सर्विसेज देना। और मैन्युफैक्चर होता है चीज़ें खरीद के बेचना या बना के बेचना, बना के बेचना। कई दफ़ा ऐसा होता है एक बंदा होता है उसका जो बिजनेस है वो ये नहीं होता, रैकरिंग नेचर का नहीं होता, कभी कभी वो करता है। मिसाल के तौर पे सर आसिफ के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए थे, तो सर आसिफ ने सोचा कि सोलर प्लेटें खरीद के बेच दें। अब सर आसिफ से आप पूछें आप क्या कारोबार करते हैं, क्योंकि मैं कारोबार तो नहीं करता, लेकिन लॉ मेकर कहते हैं कि वन ऑफ एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर प्रोफेशन भी मेरी नज़र में क्या है, बिजनेस। तो एडवेंचर और कंसर्न से मुराद है वन ऑफ एक्टिविटी। कभी एक दफ़ा भी आप दुकान खोल के बंद करते हुए पाए गए और चीज़ें बेची अंदर दुकान खोल के बंद करते हुए पाए गए, तो समझ लिया जाएगा आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। तो एडवेंचर और कंसर्न को अंडरलाइन करके लिख लो, वन ऑफ एक्टिविटी। यार बस बहुत हो गई यार, जो भी हो गई, ये चैप्टर मैंने साथ साथ याद करना है। और प्लीज़ मेरा ना वॉइस नोट सुन भी लिया कर, जो गलती गुलती हो मुझे बता दिया कर। बट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट। वो हाथ खड़ा करके बताएं कोई 2-3 लोग जिन्होंने दूसरे का वॉइस नोट सुना है, ताकि उसकी भी तस्सीह हो जाए और आपको भी रिवाइज हो जाए। 5, 6, 7, 8, 9, 10 हाइब्रिड प्लीज़ हैंड्स रेस जी। नहीं एक ने भी नहीं, एक बस। उसको कम से कम खोल लिया करें, वरना आप 10 दिन बाद खोलेंगे तो उसमें कहना नो लॉन्गर। बट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट, लेकिन नौकरी करना बिजनेस में नहीं है। अब मिसाल के तौर पे कोई बंदा है, वो 4 घंटे किसी दफ्तर में जाकर नौकरी करता है, फिर दोपहर को 4 घंटे किसी और दफ्तर में जाता है, फिर शाम को किसी और दफ्तर में जाता है। अब उससे महीने के एंड पे पूछो क्या करते हो, क्या नौकरियां करने का कारोबार है मेरा,
नौकरियां का क्या मतलब? कहते हैं वो सुबह दोपहर शाम नौकरियां ही करता हूँ, ये तो कारोबार सा बन गया मेरा। नॉट सो। अगर कोई बंदा ज्यादा नौकरियां कर रहा हो तो वो ये नहीं कह सकता कि ये मेरा कारोबार है नौकरियां करना। हाँ 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 लिख के आगे चलें। हाँ हाँ हूँ। बिफोर स्टार्टिंग वी शुड नो सम बेसिक्स। चलें ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस में इनकम्स भी आएंगी, कुछ इनकम्स पे हमें टैक्स देना होगा, कुछ इनकम्स हमारी माफ़ होंगी, और खर्चे भी आएंगे, कुछ खर्चे अलाउड होंगे और कुछ खर्चे आपको क्या ये इतनी बातें आज एक ही दफ़ा कर लें किस टाइम की। कुछ खर्चे माइनस करने की इजाज़त होगी और कुछ खर्चे माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। तो वो जो एक सेक्शन हमने पढ़ा था ना कि बिजनेस के चैप्टर में एक सेक्शन आएगा जिसमें लिस्ट बनी होगी कौन कौन से खर्चे माइनस करने की इजाज़त नहीं, तो उसके लिए इंशाल्लाह आप लोग आते रहिएगा। भाई जादुई छड़ी। The following incomes shall be chargeable under the head income from business other than and income falling under फाइनल टैक्स रिजीम में जो इनकम फॉल कर रही है वो यहाँ आएगी, और फाइनल जैसे डिविडेंड इनकम है तो डिविडेंड इनकम यहाँ नहीं आएगी, या फिर जो है वो आपकी जो एग्जेम्प्ट इनकम है वो भी यहाँ नहीं आएगी। इधर आ गया हो तो एग्जेम्प्ट इनकम भी नहीं आएगी यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह, और डिविडेंड वाली इनकम भी यहाँ नहीं आएगी। अच्छा भाई ऑनलाइन वाले मंडे को जूम मीटिंग और फिजिकल वाले किसी भी क्लास के बाद मुझे निकलते हुए जब तक मसले बताएंगे नहीं, टेस्ट चेक नहीं हो रहा, ड्राफ्ट में पड़ा हुआ अपलोड नहीं हुआ, डाउनलोड नहीं हुआ, उन्होंने नहीं चेक किया, तब तक मुझे पता नहीं चलेंगे। जो मीटिंग के अंदर बम्बार्डमेंट शुरू कर देते हैं ना, तो ये बेहतर है कि फिजिकली बम्बार्डमेंट करें। नंबर 1 पहला पॉइंट्स, द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी कैरिड ऑन बाय एट एनी टाइम इन द, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बंदा कर रहा हो, एनिमल नहीं, बंदा बिजनेस करेगा ना, पर्सन, किसी भी वक्त साल में कर रहा हो, तो ये किस हेड में टैक्सेबल होगा? ओनली रियल प्रॉफिट्स आर टैक्सेबल। FAR 1 के अंदर IS 16 के अंदर रिवैल्यूएशन पढ़ने की नाकाम कोशिश कर ली है? नो कहना था, कामयाब कोशिश की है। हमेशा बोंगी मारते हैं, तो नाकाम कोशिश कर ली है, कामयाब कोशिश किया, कामयाब कोशिश की है। तो अगर एक बिल्डिंग है वो 5 मिलियन की है, मैंने खरीदी, और वो पड़े पड़े 6 मिलियन की हो गई, यानी मैंने कुछ नहीं किया उसको, पड़े पड़े 6 मिलियन की हो गई, फिर अगले साल पड़े पड़े 7 मिलियन की हो गई, तो क्या ये रियल प्रॉफिट्स हैं? तो इसको तो अकाउंटिंग वाले भी अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में डालते हैं, पता नहीं शायद ये लफ्ज़ कभी आपने सुना हो जिंदगी में, इसको तो अकाउंटिंग वाले भी P&L में नहीं डालते। तो इसलिए टैक्स वाले भी कह रहे हैं कि हवाई गेन्स को हम नहीं मानते। जिस तरह शेयर्स है, पड़े पड़े शेयर महंगे हो गए, इनका कुछ करना था? बड़े बड़े शेयर महंगे हो गए, इनका कुछ भी नहीं करना था, अनलेस कि उनको बेच दें। Only real profits are taxable. Therefore, gain arising on revaluation of fixed assets and revaluation of investment, यानी shares, या revaluation of foreign currency is not taxable. तो करेंसी पड़ी पड़ी महंगी सस्ती हो रही है, कुछ करने कुछ भी नहीं करना, because only real profits are taxable. जी भाई वो 4-5 मोटिवेशनल कोट्स आपको भेजी थी, कितने लोगों ने पढ़ ली थी? हाथ खड़ा करें जी। सही से नजर नहीं आ रही थी जी, किस कोट की वजह से मोटिवेट हुए थे? ज्यादा जरा हाथ खड़ा करके बता दें। 3 मार्च वाली, अच्छा माशाल्लाह। और हाइब्रिड फिजिक्स 3 मार्च वाली, ठीक है, फिर 3 मार्च वालों को इनाम मिलेगा। आगे चलें, खामोश। इनकम ऑफ एनी ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन, इनकम ऑफ एनी ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस टू इट्स मेंबर्स। प्रोफेशनल एसोसिएशन ICAP है, ICAP अपने मेंबर्स को अगर कभी IFRS बेचता है, स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेचता है, या कोई बुक्स बेचता है, या कोई सेमिनार करा के पैसे लेता है, वो सारा भी ICAP की इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा।
इनकम ऑफ एनी प्रोफेशनल एसोसिएशन फ्रॉम सेल ऑफ बुक्स, गुड्स से मुराद बुक्स हो सकती है, मिसाल दे रहा हूँ, सेल ऑफ बुक्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस। रेंडरिंग ऑफ सर्विस से मुराद सेमिनार अरेंज कर दिया, तो आई कि आपने कोई सेमिनार अरेंज कर दिया कि जी फलां चेंजेस आई हैं, आपने सीए तो कर लिया हुआ लेकिन नई वाली चेंजेस भी देखते रहो कि क्या आ रही हैं आजकल। तो ये जो भी पैसे लेंगे ये आई कैप की इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। वैसे तो आपको पता है आई कैप की इनकम फ्रॉम बिजनेस बच्चों से फीस लेनी होती है ना, फीस सब्जेक्ट में बार बार मैं नहीं कह रहा एक ही दफ़ा लेनी होती है। आई कैप का बिजनेस तो एक दफ़ा लेना है, आपने उसका बिजनेस बढ़ा रहे हैं, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं। सीरियसली आई कैप का बिजनेस को आप बढ़ा रहे हैं तो जो भी है, लेकिन उनको बिला वजह पैसे दे रहे हो एक सब्जेक्ट के 2 दफ़ा। अगर पढ़ लो तो एक सब्जेक्ट के एक ही दफ़ा जाएं। अब क्यों नजरें झुका ली हैं, पढ़ा करो ना। फॉर एग्जाम्पल एनुअल फीस चार्ज बाय आई कैप टू इट्स मेंबर्स। अच्छा सीए करने के बाद आपको हर साल एक फ़ीस भी देनी होगी आई कैप को, वो जितनी भी 20-30 हज़ार होगी, वरना आप अपने नाम के साथ ACA नहीं लगा सकेंगे, वरना बस बबलू ही आपके नाम के साथ लगा रह जाएगा, आप ACA FCA नहीं लगा सकेंगे। वो नहीं होते थे कामरान बबलू, बस यही नाम आपके साथ। तो ACA FCA अगर आपने अपने नाम के साथ लगाना है तो आपको सालाना फीस भी जमा करवानी पड़ेगी। एक्सप्लेनेशन फर्दर मारना है। फर्दर इट इज क्लैरिफाइड दैट इनकम डिराइव्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स इज टैक्सेबल। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आपने अक्सर हाउसिंग सोसाइटीज को सुना होगा कि पता नहीं एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और क्या क्या नाम है, शायद आपको कोई नाम पता हो। सुना नहीं कभी किसी सोसाइटी के साथ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी? सुना है तो हाथ खड़ा कर दें, कुछ कई लोगों ने सुना हुआ है। और तो ये जो सोसाइटीज़ होती हैं ये घर बना के बेचती हैं, तो कई दफ़ा ये लोग अगर घर बन रहे हो तो साथ इनके पास कोई सोलर प्लेट्स वगैरह पड़ी हो, इस तरह की चीज़ें बना के भी बेच देते हैं। तो किसी ने पूछा था हुकूमत से कि इनकी इनकम को कहाँ डालना है, तो हुकूमत ने कहा ऑब्वियसली इनकम बिजनेस में डालना है। तो एक्सप्लेन कर रहा है वो, फर्दर इट इज क्लैरिफाइड दैट, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो फिर मेरे से सुन लो, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, दैट इनकम डिराइव्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, असल तो इनका काम इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन सेल ऑफ गुड्स से मुराद मैंने सोलर पैनल्स एक मिसाल दे दी और ये मिसाल दे दी, फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और इमूवेबल प्रॉपर्टीज और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, मैप बनाने की सर्विस दे दी टू इट्स मेंबर्स। मेंबर से मुराद है जब आप सोसाइटी में जाके घर लेते हैं, आप सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं और वो आपको मेंबरशिप नंबर इशू होता है। तो जो मेंबर्स हैं सोसाइटीज़ के, उनको अगर सोसाइटीज़ वाले बिल्डिंग्स बेच रहे हैं, सोलर प्लेट्स बेच रहे हैं, मैप बनाने की सर्विस दे रहे हैं, तो ये सोसाइटी वालों की इनकम फ्रॉम बिजनेस है। बस ये क्लियर कर रहा है वो। तो 3 नाम याद रख लें, नंबर 1 गुड्स, नंबर 2 इमूवेबल एंड नंबर 3 प्रोविजन ऑफ। प्रोविजन का मतलब होता है प्रोवाइड करना, सर्विसेज देना। एनी इनकम फ्रॉम हायर ऑफ टेंजेबल मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टीज का किराए पे देना हमने कहाँ पढ़ा था? इमूवेबल प्रॉपर्टीज का किराए पे देना, इमूवेबल प्रॉपर्टीज का किराए पे देना हमने पढ़ा था इनकम प्रॉपर्टी में। लेकिन अगर मूवेबल चीज़ों को आप किराए पे दे दें तो ये फॉल करेंगी इनकम फ्रॉम बिजनेस में। जैसे रेंटा कार का बिजनेस है, आजकल गाड़ी मूवेबल होती है ना, हैंड ब्रेक ना लगी हो तो मूवेबल होती है ना। तो एनी इनकम फ्रॉम किराए पे देना ऑफ टेंजेबल मूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कितना टाइम रह गया? 1 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, 2-2 रुपये जमा करा के जाना फिर फीस। हद होगी, 1 मिनट एक्स्ट्रा हो गई, मेरी मर्जी है मैं कब खत्म कराऊं। 1 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है, जो खुद लेट आते हो वो नहीं बताया कभी।